Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Raj International Schools. Today I am going to teach you history of class 11th. Today we are going to take a chapter third order. Okay, beta, I have already taught this chapter. Now today we are going to revise this chapter. We will discuss near about 20 to 20 questions. Near about 20 questions. They will be give benefit in your annual exam. So beta, first of all we are going to try the meaning of the third order. Three orders means during this time period there were three types of the people live in that region. First was the priest, second was the kings rulers and third was the peasants और लेबर्स वगैरह. बेटा इनके पास में जो लेबर्स वगैरह होते थे दे हैव ओनली 25 to 20% लैंड. इनके पास 20 to 25% लैंड होती थी एंड दे हैव बियर ऑल द टैक्सेस. उनको सारे टैक्सेस जो थे वो पे करने पड़ते थे और जो मोस्टली जो लैंड थी अप्रोक्सीमेट 80% जो लैंड होती थी वो इन फर्स्ट और सेकंड पीपल्स के पास में होती थी, टाइप्स ऑफ पीपल्स के पास में होती थी. और दे वुड नॉट पेड अ सिंगल पेनी बट दे ऑलवेज ट्राई टू गेट फाइन्स एंड टैक्सेस फ्रॉम द थर्ड टाइप ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से इन दोनों ने ही अपने अलग अलग डोमिनेंस बना रखा था. रूलर्स जो थे उन्होंने उनको प्रोटेक्शंस के नाम का फाइन्स टैक्सेस वगैरह लेते थे और जो प्रिस्ट वगैरह हैं ये उन पीपल से गॉड से उनको क्षमा वगैरह दिलवाने के लिए, फॉरगिवनेस करने के लिए लेते थे. आज अपन इन दोनों ही टॉपिक्स पे बात करेंगे. तो फर्स्ट है नेम द थ्री ऑर्डर ऑफ द मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटी. यूरोपियन सोसाइटी में उस टाइम पीरियड के अंदर कौन से थ्री थे, जैसे मैंने बताया प्रिस्ट, रूलर्स एंड थर्ड वन इसको नाम दूसरे नेम से भी जानते हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री. इन थ्री नेम से इनको जानते हैं. What was the letter of the indulgence? जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पिष्ट वगैरह लेते थे और ये भगवान से इनको क्षमा वगैरह, फॉरगिवनेस, अगर कोई इन्होंने पाप वगैरह कर दिया है तो उसके लिए ये कुछ टैक्सेस वगैरह लेते थे और उसको पाप मुक्त जो है कर दिया करते थे, उसको माफ वगैरह कर देते थे. तो इसमें क्या थे, ये इंडुलजेंस बोलते थे. ये एक प्रकार के पत्र होते थे, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता था जिसमें चर्च को अगर आपने कोई भी गलत सोशल इल प्रैक्टिस कर दी है तो आप चर्च को कुछ फाइन दो और फाइन देने के बाद में वो चर्च आपको इंडिविजुअल लेटर दे देगा, इंडुलजेंस लेटर दे देगा, जिसकी वजह से अब आप वापस से साफ सुथरे हो गए. जैसे कि अपन कहते हैं ना गंगा रिवर में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो वो उसी तरह के ये थी. अब अपन इसी तरह से और जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर बात कर लेते हैं. डिस्क्राइब द टू फीचर ऑफ द अर्ली फेडरल सोसाइटी इन फ्रांस. फ्रांस में जो फेडरल सिस्टम था वो चल रहा था. फेडरल सिस्टम क्या था? इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंड लॉर्ड पीजेंट रिलेशनशिप. इसमें लॉर्ड मतलब वहां का जो मेन पर्सन होता था वो और पीजेंट के बीच में रिलेशनशिप को ही बताया जाता था फेडरलिज्म के जरिए. द पीजेंट ऑफर ए लेबर इन द सर्विस ऑफ देयर लॉर्ड. उस पीजेंट को, उस लॉर्ड को अपनी सर्विस देनी होती थी. इस सर्विस के लिए वो पीजेंट जो है अपने फार्म्स लैंड में भी वर्क करते थे और उसके बाद में वो उस लॉर्ड के यहाँ जाके भी डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स थे वो करते थे. ठीक है. लॉर्ड जो है उसके पास में बहुत सारे राइट्स थे. Right over other order of the society. Early society were divided into three order. ठीक है. जैसे priest थे, noble थे and peasantry थी. In the reality, the nobility played a very dominant role in the society. मैंने अभी बात करी जो nobility थी वो बहुत ही dominant, मतलब जो उनकी इच्छा होती थी approximate वो वही काम करते थे. How did long term changes in the population level affect economy and society in यूरोप? लॉन्ग टर्म चेंजेस, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो वैसे वैसे ही यह जो टर्म्स वगैरह है ये टर्म्स जो है वो चेंज होती गई थी. जैसे डोमिनेंस था लॉर्ड का, प्रिस्ट का, ये चेंज होता गया था. पढ़ते हैं. इट लेड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज गुड क्वालिटी ऑफ फूड. इट हेल्प टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर लैंड एक्सटेंड हो रही थी, फूड की क्वालिटी इंक्रीज हो रही थी, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी
बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जैसे पीपल, कोई भी कॉमन पर्सन जो है कितने ईयर्स तक जिंदा रहता है, उसी को अब अपन एक्सपेक्टेंसी रेट वगैरह बोलते हैं। ठीक है। मैनी न्यू टाउन्स केम इनटू प्रोमिनेंस विच बीइंग फेमस एज सेंटर ऑफ द कॉमर्स। जैसे जैसे नए टाउन्स डेवलप होते गए, न्यू सेंटर ऑफ कॉमर्स कहलाने लगे। Why did knights become a distinct group and where did they, why and when did they decline? Knights क्या होते थे? देखो पहले लॉर्ड होते थे, लॉर्ड को राजा बनाता था, अपॉइंट करते थे, एंड दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की, और बदले में जो राजा था वो इनसे ये एक्सपेक्टेशन करता था कभी भी जब वॉर होगी तब ये लोग अपनी जो सैनिक सर्विस है, सोल्जर्स वगैरह हैं, ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सोल्जर्स कहां से लाते थे? ये फार्मर्स को ही सोल्जर्स बना के भेज दिया करते थे। मीन्स दे आर नॉट द प्रोफेशनल, दे वर नॉट द प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नहीं थे, इनको लड़ना वगैरह नहीं आता था। तो इसके लिए नाइट्स बनाए गए। नाइट्स जो थे ये प्रोफेशनल्स होते थे, प्रोफेशनल सोल्जर्स होते थे, और मोस्टली जो टाइम था वो अपनी जो सोल्जर्स वाली जो प्रैक्टिस है उसको करने में लगाते थे। लोकल wars become the common feature of European society during the 9th century. There were also a shortage of the trained cavalry for this war. घुड़सवारी जो थे उनकी कमी होती थी। The adroit horseman was need of the hour to win these localized war among the nobles. Taking the advantage of this situation, the knights become a distinct group, precisely for the achieving this aim. The fall of feudal power paved the way for the decline of the knight during the 15th century. What was the function of the medieval monasteries? Monasteries जो थी पूरा medieval टाइम में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? मोनेस्ट्री में जो पीपल्स था वो अपनी सिंपल लाइफ देगा। मोनेस्ट्री में जो पीपल्स हैं वो डोनेट हो जाते थे मोनेस्ट्री के लिए, वो पूरा जीवन मोनेस्ट्रीज की हाउस होल्ड करने में, पूरी देख रेख में, लुक आफ्टर में पूरा जीवन बता दिया करते थे, और भगवान की पूजा अर्चना वगैरह वो करते थे। ये मोनेस्ट्रीज में बाद में मेल और फीमेल मोनेस्ट्रीज भी अलग अलग बन गई थी। द प्लेसेस वेयर न्यू रिलीजन फीचर प्रेफर टू लिव ड्यूरिंग मिडल एज Europe were known as monastery. The function of the medieval monastery were the people live in monastery inspired the people to lead a simple life. Monasteries को देखकर, monasteries की लाइफ को देखकर ये इंस्पायर्ड होते थे पर्सन कि हमें भी सिंपल लाइफ जो है वो जीनी चाहिए। The monastery also inspired the people to donate. मोनेस्ट्रीज को देख के ही इंस्पायर होते थे पीपल कि हमें भी डोनेशन वगैरह देना चाहिए, और मोनेस्ट्रीज को देख के ही पीपल इंस्पायर होते थे कि हमें जो सिक पर्सन है, बीमार आदमी, उसकी सेवा वगैरह करनी चाहिए, और साथ के साथ में ये आर्ट और आर्किटेक्चर को भी डेवलप करते थे। इमेज एंड डिस्क्राइब ए डे इन द लाइफ ऑफ ए क्राफ्टमैन इन मिडाइवल फ्रेंच टाउन। मिडाइवल टाउन में, मिडाइवल टाइम पीरियड में ये जो क्राफ्ट पर्सन होते थे इनके बारे में अपन बात करते हैं। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ये स्किल पर्सन होते थे, ये डिफरेंट टाइप के एसोसिएशंस बना के रखते थे जिनको गिल्ड्स कहते थे। जो गिल्ड्स है वो क्वालिटी को कंट्रोल करती थी और इनको कंट्रोल करते थे। Craftsmen were very skilled person. They perform their activity under the supervision of the guilds. Trading guilds control their activity. Guilds supervise their activity also. Took care of their need. उनकी जरूरतों को भी ध्यान रखा जाता था. Compare the condition of life for a French serf and a Roman slave. बेटा दोनों का मतलब फ्रेंच सर्फ और एंड ए रोमन स्लेव दोनों का मतलब ही गुलामों से होता है। तो फ्रेंच सर्फ थे, ये क्या अंतर था ये अब अपन देखते हैं। कंडीशन लाइफ के बारे में, फ्रेंच सर्फ ऑफ रोमन और एंड रोमन स्लेव के बारे में। दे कल्टीवेट, जो फ्रेंच सर्फ होते थे, दे कल्टीवेट लैंड बिलोंग टू द लॉर्ड। लॉर्ड की जो जमीन होती थी उसको ये कल्टीवेट करते थे। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस लैंड वाज गिवन टू द लॉर्ड. They also had to work belong exclusively to the land. They were given no wages and also can leave the state without the prior permission. परमिशन के अलावा बगैर वो उसकी स्टेट को भी नहीं छोड़ सकते थे. They could not marry their child according to their wishes.
दे कुड नॉट मैरी देयर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर विश, वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, जो लॉर्ड थे वो ही डिसाइड करेंगे उनका फॉर्चून, उनको किससे शादी वगैरह करनी चाहिए। एज ए होल देयर लाइफ वाज फुल ऑफ मिशनरी, उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही दयनीय थी। अब रोमन स्लेव के बारे में बात कर लेते हैं। रोमन जो स्लेवरी जो सिस्टम था ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा था। मेडिटेरियन एंड द नियर ईस्ट एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी when it emerged and Trump as the state region seriously challenged this institution, मतलब कि क्रिश्चियनिटी आई या डिफरेंट टाइप के रिलीजन आए, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूट को, इस स्लेवरी सिस्टम को कभी भी अपोज नहीं किया। It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. They may have been true of large part of, but it was no longer true of the empire as whole. Slave were an investment, and at least one Roman agriculture writer advised landowner against using them in contests where too many might be required. उन्होंने कहा था कि स्लेव्स वगैरह रखने चाहिए, मतलब लोग रखते थे उस टाइम में। They consider were not based on sympathy for the slave but on hard economic calculation. उनके साथ कोई सिंपैथी वगैरह नहीं की जाती थी। आगे चलते हैं। Write any three reason why the clergy was considered most important in the medieval. क्लर्जी जो थी उसको काफी इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता था? क्योंकि वो सोशल ऑर्डर को कंट्रोल करती थी, कुछ इनको स्पेशल राइट्स वगैरह थे और कोई भी इनको अपोज नहीं करता था। इस वजह से जो क्लर्जी थी उस टाइम में सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर रखी जाती थी, इवन रूलर्स से भी ऊपर होती थी। Clergy had complete control over the other social order of the society. Other social order जैसे सेकंड, एक तो वो सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। It enjoy special privileges. Nobody could disobey their order. उनके ऑर्डर को कोई भी डिसोबे नहीं करता था। आगे चलते हैं। What were the two sections of the peasantry during medieval European society? यूरोपियन सोसाइटी में टू टाइप की पीजेंट्री सिस्टम था। तो एक कौन थे? एक तो फ्री पीजेंट्स होते थे और दूसरे सर्फ एज ए स्लेव। अभी अपन ने डिस्कस किया था। What was लेबर रेंट? लेबर रेंट क्या होता था? सर्फ हैड टू वर्क अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर फॉर एट लीस्ट 3 days or more days on the estate of the lord. The income generated from this labor is known as labor rent. जो लेबर वगैरह होते थे उनको 3 दिनों तक लॉर्ड्स के यहाँ पर काम करना पड़ता था। अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर आते थे। ये वाइफ उनके घरेलू काम करती थी और बच्चे जो हैं उनकी जो ग्रेप्स वगैरह को क्रश वगैरह करना, ये वाइन फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते थे। वॉट वर द तिथ एंड टाइल? तिथ और जो टाइल थी ये एक प्रकार का टैक्स था जो रूलर्स और पीजेंट्स वगैरह जो हैं, रूलर्स और जो नोबेल वगैरह हैं ये पीजेंट से कलेक्ट करते थे। Tithe was the tax collected by the church from the peasant. It was fixed 1/10 of the total produce, while tax paid by the peasant to the king is termed as tithe. What restriction were imposed on the serf? सर्फ के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन थे इम्पोज कर रखे थे? रेस्ट्रिक्शन एक तो वो उनकी लॉर्ड की स्टेट को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छोड़ सकते थे और वो शादी वगैरह उनकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते थे। They can't leave the state without the permission of their master. They were not allowed to offer prayer in the church. चर्च में प्रेयर भी नहीं कर सकते थे। They had no education right. They could not marry their children without the consent of the master. Clear है? What type of duty सर्फ had accepted to? कौन सी ड्यूटी जो थी उन सर्फ को करनी पड़ती थी? सर्फ कौन थे? सर्फ जो थे वो एज ए स्लेव होते थे। दे हैड टू, उनको लॉर्ड्स की जो आर्मी थी 40 days एक ईयर में अपने देने होते थे और 3 days वीक में देने होते थे एग्रीकल्चर के लिए और 40 days देने होते थे ईयर में लॉर्ड की आर्मी के लिए। दे हैड टू डू फोर्स लेबर, बैगर और लेबर रेंट इनको देना पड़ता था। ठीक है। दे हैड टू पे और डिस्पोजिट टाइल और टैक्सेस वगैरह जो है ये इनको देने पड़ते थे। आगे चलते हैं।
व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म एक प्रकार का लैंड को बोलते थे, ठीक है। फेडरलिज्म डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड फेडर विच मीन अ पीस ऑफ लैंड. In this way, feudalism was a system associated with land. It referred to a type of society which developed in medieval France and later in England, in southern Italy वगैरह में ये था. What was the practice of the vassalage in medieval Europe? वैसेलेज वगैरह जो था वो क्या था? वैसेलेज जो था एक प्रकार का वो एक गुलामी सिस्टम था, समझना. द फेडरल सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द लॉर्ड पीजेंट रिलेशनशिप. दिस पीजेंट वर्क इन देयर फील्ड एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ द लॉर्ड. In exchange of labor service, the lord provided military security to the peasant. The lord also enjoyed vast judicial right over the peasant. अब सुनो, वैसेलेज सिस्टम जो था इसमें क्या था कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो खुद के खेत में भी काम करेंगे, फील्ड में भी, और लॉर्ड के फील्ड में भी काम करेंगे. और इस काम के बदले में जो लॉर्ड है वो उनको आर्मी प्रोटेक्शन देगा, यानी कि उनके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो वो लॉर्ड उनकी हेल्प करेगा. इसी सिस्टम को वैसेलेज सिस्टम बोलते थे. व्हाट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ द फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अपन बात करते हैं. तो पहले अपन एडवांटेज की बात कर लेते हैं. अच्छा, उस वैसेलेज में ही एक सिस्टम और था कि वो जो लॉर्ड था उसको जुडिशियल राइट भी मिले हुए थे. कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता था तो वो न्याय भी करता था. अच्छा, फेडरल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं. इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर बना के रखते थे. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था. इट चेक द पावर ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि उनके पास में एक प्रकार की मोनार्क वाली जो पावर थी वो थी. डिसएडवांटेज क्या था? इट वीकन द मोनार्शियल सिस्टम. इन्होंने मोनार्शियल सिस्टम को वीक कर रखा था. मतलब क्या होता, जब भी कोई वीक सक्सेसर आते थे तब ये जो लॉर्ड थे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया करते थे. उस नोबल के पास में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो नहीं पहुंचाते थे. रिवोल्ट बाय द पीजेंट, सॉरी, इट इंकरेज द वार को इंकरेज करते थे ताकि जो नोबल है वो इसमें परेशान रहे. इट हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, और ये एकता की बात नहीं करते थे, यानी कि पूरे एरिया को डिवाइड करके रखते थे. राइट एनी 3 फैक्टर विच पेव द वे फॉर द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म. अच्छा, अब अपन बात करते हैं, अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा फेडरल सिस्टम के. जो फेडरल सिस्टम था ये थोड़े टाइम बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था नए जो टाउन थे वो बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो पीपल्स थे वो गांव से शहर की तरफ आ जाते थे हैं, और इनसे परेशान होकर, एक तो ये हो गया. दूसरा, इनसे इसमें होता है कि कुछ जो पीजेंट वगैरह थे इनसे परेशान हो जाया करते थे, वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते थे. थर्ड था मिडिल क्लास जो थी वो ओरिजिनेट हो रही थी या वो पावर में आ रही थी. एडवेंट और यूज ऑफ मनी, और हर पीपल जब यूरोप टाउन डेवलप हो रहे थे तो पीजेंट्स वगैरह थे वो काम की तलाश में शहरों में आ जाते थे, उनको पैसा वगैरह मिलता था. इस मनी के वजह से भी फेडरल सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि पहले जो पीपल जो थे उनको कुछ भी पे करना होता था तो सर्विस के रूप में पे करते थे. और अब ये लोग क्या करने लगे, जब ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, कंडीशन अच्छी हो गई, तो अब वो कैश में पेमेंट करने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो पावर थी धीरे धीरे डिक्लाइन होती चलेगी. Which rules were followed by the monk living in the Saint Benedict monastery? किस प्रकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो होते थे? जब मॉन्क जो रहते थे उनको डिफरेंट टाइप के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, जिसमें था एक था सेलिबेसी. सेलिबेसी का मतलब होता है इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था. ये अपनी लाइफ में जो मॉन्क होते थे शादी नहीं कर सकते थे. और दे ओबे द ऑर्डर ऑफ द चीफ ऑफ द मोनेस्ट्री. इनको जो मोनेस्ट्री का जो चीफ होता था उनके ऑर्डर्स इनको मानने पड़ते थे. दे कांट स्पीक फ्रीली बट अलाउड टू स्पीक क्लियरली, बट वर अलाउड टू स्पीक. कांट स्पीक, वो स्वतंत्र होके कुछ नहीं बोलते थे,
ठीक है, उनको दबी आवाज में ही सारा कुछ बोलना पड़ता था, यानी कि एक टाइप का स्लेव लाइक जिंदगी ये जीते थे, लाइक थोड़ा सा जैसे चीफ के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे, जो चीफ ने कह दिया उसको फॉलो करो। दे हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन मेडिटेशन, इनको बहुत अधिक समय मेडिटेशन में ही, मतलब भगवान की पूजा में ही बिताना होता था। इसी वजह से अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो मॉन्क्स थे वो पीपल्स को कैसे मोटिवेट करते थे, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली गरीबों की सेवा करते थे, हार्ड वर्क करते थे, पीपल्स को डोनेट करने के लिए उकसाते थे, ये चीजें। एंड दे मस्ट प्रेफर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम टाइम इन देयर डेली लाइफ, और अधिकतर टाइम में तो ये मेडिटेशन वगैरह करते थे और कुछ टाइम ये फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे। When and between whom crusades were fought, crusades वगैरह जो होता है इसको रिलीजियस वॉर कहते हैं। रिलीजियस वॉर जो थी ये मोस्टली इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी के बीच में हुई थी। जब इनका डोमिनेंस बढ़ता था किसी भी रिलीजन का तो वो दूसरे के खिलाफ वॉर कर दिया करते थे। Crusade were the religious war. These were fought between the Muslim and the Christian during the period between the 1096 to 1272. Write any two region factor responsible for the 14th century crisis. 14th सेंचुरी के क्राइसिस की बात अपन करेंगे तो क्या फैक्टर थे। एक तो था लैक ऑफ सिल्वर सप्लाई, इस ड्यूरेशन में जो सिल्वर की जो सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से जो कॉइन वगैरह बन रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे, उसमें दिक्कत आ गई थी, और एनवायरमेंट चेंज हो रहा था इस वजह से। वो हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फेडरलिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो फेडरलिज्म जो था उसको रिस्पॉन्सिबल कौन था इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो जो विलियम फर्स्ट थे उन्होंने फेडरलिज्म को इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया था 1066 टाइम पीरियड में। These two factors are responsible for the rise of the national state during 16th century. नेशनल स्टेट जो रिलेशनशिप था वो किसने 16th सेंचुरी में जो चालू हुआ था, तो उसके पीछे क्या फैक्टर थे। एंड ऑफ द फेडरल सिस्टम, ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज, राइज एंड ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास। नेशनल स्टेट मतलब पहले जो कंट्री को जो फेडरलिज्म वाले जो बंदे थे, लॉर्ड्स जो थे, डिवाइड करके रखते थे, वो यूनिट नहीं करते थे। जैसे ही फेडरल सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ, नेशनल स्टेट के बारे में होने लगे, यूनिटी बढ़ने लग गई और न्यू आइडियाज आने लग गए, मिडिल क्लास आने लग गई। हु आर द मिनिस्ट्रियल्स। मिनिस्ट्रियल्स कौन होते थे? मिनिस्ट्रियल्स कौन होते थे? ये एक टाइप 12th सेंचुरी फ्रांस के अंदर कुछ टाइप के पर्सन होते थे। ट्रेवल फ्रॉम वन मैन्योर टू अनदर, ये लॉर्ड की जो जागीर होती थी उसमें एक जागीर से दूसरी जागीर में ये घूमते रहते थे, ये सिंगिंग वगैरह करते थे, और ये ब्रेव जो किंग्स वगैरह होते थे, नाइट्स वगैरह होते थे, उनके ऊपर ये कहानी कविताएं लिखते थे, बोलते थे और उसका गुणगान करते हुए घूमते थे। अब कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ डिड द नोबल्स इंजॉय अ प्रिविलेज स्टेटस। नोबल्स को प्रिविलेज स्टेटस कैसे मिला हुआ था? एक तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये चीजों की प्रोक्लेमेशन कर रखी थी कि दे वर द सन ऑफ द गॉड, वो भगवान के बच्चे हैं, इस वजह से उनको रूलिंग राइट्स दिए हुए हैं। ही कुड रेज ट्रॉप्स, कुड फेडरल लेवीज, और इन्होंने कुछ ट्रॉप्स वगैरह हैं वो बना रखी थी, जिसकी वजह से वो लोगों से टैक्स वगैरह लेते थे, लोग बाग डर के मारे इनको पैसा देते थे। ही कुड, अच्छा, द लॉर्ड हैड ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी। ये लोग जस्टिस के लिए कोर्ट एस्टेब्लिश करते थे और साथ के साथ में ही कॉइन्स, अपने नाम के जो कॉइन्स थे वो भी निकालते थे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोमन कैथोलिक्स। रोमन कैथोलिक्स के ऊपर इन शॉर्ट नोट लिखना है। चलते हैं बात। रोमन कैथोलिक जो चर्च थे वाज ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता था। जो चर्च का जो हेड होता थे वो पॉप कहलाते थे, who accept as the vessel of the Christ when Christianity was gradually accepted by the Roman Emperor and latest by the barbarian chief. The Pope become the leader of the
अच्छा, कई बार क्या होता था, जब जो रूलर्स वगैरह होते हैं वो हिंसक हो जाते थे, बारबियन हो जाते थे, क्रूर हो जाते थे, तब जो पोप था उन्हीं को ही पॉलिटिकल राइट्स वगैरह मिल जाते थे। बाय द 6th century AD, पोप वर द हेड ऑफ द चर्च एज द किंग वर हेड ऑफ द प्रिंसिपलिटीज। Popes were often stronger than kings and could force king to obey their order। जो पॉप्स होते थे या राजा होते थे, सॉरी पॉप्स होते थे, ये किंग से भी ज्यादा पावरफुल होते थे और राजा को इनकी बात माननी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव द कॉजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टाउन इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडाइवल एज। मिडाइवल एज में जो टाउन्स वगैरह हैं वो क्यों डेवलप हो रहे थे? जो टाउन्स वगैरह जो डेवलप हो रहे थे क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से टाउन जो थे ये सेंटर थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। During the medieval age, the trade and commerce developed at rapid speed. Most of the traders settled in the town, resulting in the development of town। जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स जो सेट रहने लगे टाउन्स में, जिसकी वजह से टाउन जो है तेजी से डेवलप होने लगे। Most of the town had become free of control of the feudal lord। लॉर्ड के कंट्रोल से ये फ्री होते थे। So most of the people left their village and started settling in the town। इस वजह से जो पीपल जो थे, जो परेशान थे लॉर्ड सिस्टम से, तो वो गांव को छोड़ के यहाँ पर आ जाते थे। The traders who changed to life in the town become rich with their business। ट्रेड टाउन्स में रहने वाले जो पीजेंट वगैरह थे हैं वो पैसे वाले होते चले गए। These traders help a lot in the development of the new town।